नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के बारे में, जिसमें हमको ये सब सीखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कि कोविड के टाइम था। कोविड के टाइम में क्या हो गया था कि कोविड फैल गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग काम कर रहे थे क्योंकि उसको हम कैसे रोके। अब तो वो फैल चुका है तो उसको हम रोके कैसे, तो वहाँ पे प्रिवेंटिंग कैसे हम उसको प्रिवेंट करें, तो उसके लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ रहा था, मास्क लगाना है कि नहीं। तो इसमें हम यही सब सीखेंगे कि हमको कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, अगर सोसाइटी में कोई भी डिजीज हो जाता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। जिससे क्या होगा कि हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसके बारे में पूरा हम पढ़ेंगे क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सोसाइटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सोचना है कि कैसे हम हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो इसमें हमको पूरे यूनिट वाइज पढ़ेंगे। यूनिट 1 5 यूनिट तक होता है। तो यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहला है क्या, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। तो जिसमें हमको पढ़ना है डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स एंड इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। अभी हम लोग इस लेक्चर में हम इतना देखेंगे कि ये सब क्या होता है। तो हम लोग सीखेंगे कि हेल्थ क्या होता है, हेल्थ के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसका डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स एंड इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि हेल्थ क्या होता है, कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ। तो पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे। तो हेल्थ क्या है, कैसे हम समझेंगे कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ को हमको डिफाइन करने के लिए, तो हेल्थ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कंडीशन कि जिस कंडीशन में फिजिकल, मेंटल एंड सोशल जो हेल्थ है हमारा अच्छा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ डिजीज, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं क्या कि हेल्थ हम हेल्दी है, हम स्वस्थ है कि नहीं। और हेल्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, फैमिली एंड कंट्री। मतलब कि हेल्दी होना, हेल्थ स्वास्थ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए, ग्रुप के लिए, फैमिली के लिए, कंट्री के लिए और इसके डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट होगा, अगर स्वस्थ पर्सन रहेगा तभी तो डेवलपमेंट होगा ना। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो अब हम आगे आते हैं फीचर ऑफ गुड हेल्थ। तो अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा, इसका क्या फीचर होगा। तो उसके लिए क्या होगा कि जब हमको अच्छा स्वास्थ्य होगा तो हमको इससे क्या बेनिफिट्स होगा। तो हमको होगा कि एबिलिटी ऑफ वर्क एफिशिएंसी, जो हमारा काम करने की क्षमता है वो हमारा अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। एबल टू टेक डिसीजन, जो हमारा डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने की कैपेसिटी है वो हमारा अच्छी हो जाएगी। एंड कंप्लीट द वर्क सिस्टमेटिकली, कोई भी काम हम करेंगे वो प्रॉपर वे में करेंगे, एक सिस्टमेटिकली हम करेंगे काम, है कि नहीं। फ्री फ्रॉम डिजीज कंडीशन, जो भी हमारा जो डिजीज का कंडीशन है उससे हम फ्री हो जाएंगे। गुड मेंटल कंडीशन, जो हमारा मेंटल कंडीशन है वो अच्छा होगा, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा हेल्थ अच्छा है, हम हेल्दी है कि नहीं। तो इससे हमारा इस पे इफ़ेक्ट करता है। अगर हम हेल्दी नहीं है तो हमारा काम करने की क्षमता पे इफ़ेक्ट करेगा, डिसीजन लेने की हमारी क्षमता पे इफ़ेक्ट करेगा, है कि नहीं। तो इससे के लिए हमको हेल्दी होना इम्पोर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ। अब हमको ये समझना है कि क्या रिक्वायरमेंट है, कि हमको अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को हम अच्छा रख सकते हैं। तो उसके लिए पहला पॉइंट है हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमको अच्छा लेना पड़ेगा, अच्छे डाइट लेना पड़ेगा। डाइट मतलब ये हो जाता है कि जो भी हम खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशनल एलिमेंट होना चाहिए, है कि नहीं। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ खाना होना चाहिए, है कि नहीं। तो बैलेंस डाइट इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। जो बैलेंस डाइट होता है वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा होता है और गुड हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और जिससे क्या होता है कि हमारा जो वर्क करने की इफ़िशियंसी जो है वो हमारा बढ़ जाता है। और हमारा जो एनर्जी, और जो बैलेंस डाइट होता है वो हमको क्या करता है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे काम करने की क्षमता हमारा हाई हो जाता है। इसीलिए हमको बैलेंस डाइट ज़रूरी है। फॉलोइंग आर द सम पॉइंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर
ऑफ गुड हेल्थ। कुछ पॉइंट है जो कि हमारे हमारे जो अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, जिसमें क्या है कि हैविंग बैलेंस डाइट होना चाहिए। फ्रेश फूड, जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारा फ्रेश होना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट एट प्रॉपर टाइम, हमारा प्रॉपर टाइम में हमको रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर लगातार काम कर रहे हैं तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो इफ़ेक्ट करेगा, जिसके कारण हमारा हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा, है कि नहीं। एडिक्वेट वाटर कंजम्पशन, मतलब कि हमारे बॉडी, हमको वाटर भी लेना ज़रूरी है, एक प्रॉपर अमाउंट में हमको वाटर भी लेना ज़रूरी है, इससे। और जो हमारा पानी है, पानी जो हम अच्छी पीते हैं, पानी हम पीते हैं, इससे हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छा हो जाता है कि नहीं। हमारा जो स्किन है वो हाइड्रेटेड रहता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स गुड स्टेमिना, जो हम बैलेंस डाइट लेते हैं इससे हमारा क्या होता है कि स्टेमिना हमारा अच्छा हो जाता है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं। आगे आते हैं दूसरा पॉइंट में, गुड एंड हेल्दी हैबिट। तो हमारा अच्छा और हेल्दी हैबिट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, गेटिंग सम फ्रेश एयर डेली। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको जो फ्रेश एयर है वो हमको लेना चाहिए रोज़, और जिससे हमको क्या करेगा, वो हमारा हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। अगर हम जैसे कि देखिएगा दिल्ली सब में क्या होता है कि वहाँ पे दिल्ली में क्या था कि इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड था, तो उस समय में क्या होगा कि बहुत सारे डिजीज होने की कंडीशन है कि नहीं। जैसे कि कुछ अस्थमा हो जाता है, बहुत अस्थमा जिसको कंडीशन है उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारे कंडीशन हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए हमको गुड एंड हेल्दी हैबिट्स होना चाहिए, जिसमें क्या है कि हमारा करेक्ट पोस्चर, जब हम सोते हैं उस समय में हमारा करेक्ट पोस्चर होना चाहिए, हम सही पोस्चर में सोएं। अगर हम सही पोस्चर में नहीं सोएंगे तो उससे भी हमारा जो है वो जॉइंट पे, हमारा जितने भी जॉइंट है वहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा, प्रेशर कॉज करेगा। और अगर हम अच्छा पोस्चर में अगर सोते हैं, इससे क्या होगा कि हमारा मसल वर्क जो करेगा वो प्रॉपर करेगा, अच्छे वे में हमारा जो मसल वर्क करेगा, और क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, क्या रिड्यूस करेगा, प्रेशर ऑन द जॉइंट्स, जो भी हमारा जॉइंट्स है वहाँ पे प्रेशर को रिड्यूस कर देगा। डेली एक्सरसाइज एंड योगा इसेंशियल फॉर कीपिंग योर मसल फ्लेक्सिबल। जो भी एक्सरसाइज है और योगा है अगर हम रोज़ करते हैं, ये ज़रूरी है, किस लिए, इससे हमारा क्या होगा, मसल फ्लेक्सिबल होगा, हमारा जो भी मांसपेशियाँ हैं वो हमारा फ्लेक्सिबल रहेगा। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, मतलब कि खुद को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। मोटिवेटेड योर सेल्फ टू कीप योर माइंड हेल्दी, अगर हम मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा खुद को हम मोटिवेटेड रखते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा माथा जो है, मतलब माइंड जो है वो हमारा हेल्दी रहेगा। आगे आते हैं, एक्सरसाइज एंड रेस्ट ऑफ फिटनेस, मतलब एक्सरसाइज एंड रेस्ट फॉर फिटनेस, मतलब कि फिटनेस के लिए हमारा एक्सरसाइज और रेस्ट क्यों ज़रूरी है, इसके लिए देखते हैं। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप हैव ऑन बेनिफिट, इसका अपना एक बेनिफिट्स है। जो भी हम प्रॉपर रेस्ट लेते हैं और प्रॉपर वे में सोते हैं और रेस्ट लेते हैं, इसका एक अपना बेनिफिट्स है। जिस तरह से इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो करता है, इसी तरीके से हमारा ये इफ़ेक्ट करता है। गुड फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ भी होना ज़रूरी है, हमारा गुड फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ जो है वो भी हमारा अच्छा ज़रूरी है, हमारा इम्पोर्टेंट है। देयर आर फॉल इन द कंसंट्रेशन, मतलब कि हम अगर हम क्या करेंगे, मतलब कि हम सही से सोएंगे नहीं, इनएडिक्वेट अमाउंट, मतलब अनएडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप करेंगे, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में हम सोएंगे नहीं, रेस्ट नहीं लेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा वर्क एफिशिएंसी और कंसंट्रेशन पे इफ़ेक्ट करेगा। हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हमारा डाउन हो जाएगा, कंसंट्रेशन पावर, वर्क एफिशिएंसी हमारा डाउन हो जाएगा। इसलिए हमारा प्रॉपर रेस्ट लेना, प्रॉपर सोना, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विथ द हार्ट डिजीज, मतलब कि देखिए एक्सरसाइज हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा रिस्क फैक्टर है, जैसे कि हार्ट डिजीज है, और जो इसका जो रिस्क है, वो रिस्क फैक्टर है, वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारा जो बोन है वो स्ट्रांग रहेगा, हमारा जो मूड जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, है कि नहीं। स्ट्रेस जो है हमारा वो रिड्यूस हो सकता है एक्सरसाइज करने से, तो ये इसलिए हमारा एक्सरसाइज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, हम वो भी देख लेते हैं। तो देयर आर द वेरियस फैक्टर, मतलब बहुत सारे फैक्टर है जो इफेक्ट करता है हमारे किसको, हेल्थ को।
जिसमें क्या है, हेरिडेटी। हेरिडेटी ये होता है कि वंशानुक्रमत जो होता है कि अगर एक जो जेनेटिकल जो प्रॉब्लम होता है उस जिसके कारण जो हमारा मतलब जेनेटिकली जो हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो डिजीज आ रही है, इसके कारण जो होता है वो भी हमारा हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है, वो भी हमारा हमको इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा सराउंडिंग कैसा है, हम कौन से कैसी जगह पे रह रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट करता है। हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, कुछ ऐसा हैजार्डस सब्सटेंस नहीं तो मिला हुआ है वाटर में, जिसके कारण भी हमारा जो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि हमको हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। और सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, जो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी हमारा इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास रुपए नहीं होगा तो प्रॉपर वे में डाइट आप नहीं लीजिएगा, प्रॉपर जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स है वो आपको नहीं मिल पाएगा, आपको वैसा डाइट मतलब हाइजेनिक डाइट आप नहीं ले सकते हैं, है कि नहीं, जिसके कारण भी हमारा हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। फिर पर्सनल फैक्टर, बहुत सारा पर्सनल फैक्टर भी होता है, जैसे कि डाइट हो गया कि हम अगर प्रॉपर वे में डाइट नहीं लेते हैं तो वो हमारा उससे ही हमारा हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। एक्सरसाइज नहीं करते हैं ये उससे भी हमारा हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। अगर प्रॉपर वे में स्लीप नहीं करेंगे मतलब सोएंगे नहीं, उससे भी हमारा जो है हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। तो ये जो फैक्टर था, ये 4 फैक्टर है जो कि हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। आगे आते हैं इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ के बारे में समझते हैं कि इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ क्या है। तो इवेल्युएशन प्रोग्राम इज द सिस्टमिक वे टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। मतलब इवेल्युएशन प्रोग्राम जो है एक सिस्टमिक वे है जिससे क्या होता है कि हम पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो इवेल्युएशन प्रोग्राम इज द प्रॉपर मेथड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। ये प्रॉपर मेथड है एक ऐसा कि जिससे हम क्या करते हैं कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जिसमें क्या होता है कि इवेल्युएशन प्रोग्राम जो होता है उसमें क्या करते हैं कि इवेल्युएट करते हैं, हम पता करते हैं कि जैसे हमारा कंडीशन क्या है, जो भी हम प्रॉब्लम है। जैसे कोविड के टाइम में भी था, बहुत सारे अलग अलग पोर्टल थे जिससे क्या होता था कि हमको पता चल पाता था कि गवर्नमेंट को पता चल पाता था कि कितने कोविड पॉजिटिव पर्सन है, कितने कोविड रिकवरी हुआ है कितना। तो ये सब हमको पता चलता था किससे, एक बहुत सारे पोर्टल था बनाए थे गवर्नमेंट, जैसे कि बहुत सारे पोर्टल था जिससे कि हम उससे पता कर पाते थे कि कितने हमारा कौन से कंडीशन हमारे भारत में चल रहा है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इवेल्युएशन प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी प्रोग्राम था, बहुत सारे अलग अलग चीज़ के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाती है जिससे कि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उसको हम क्योर कर पाए। तो इवेल्युएशन प्रोग्राम इज द वे फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर द आउटकम्स। मतलब कि जो भी इवेल्युएशन प्रोग्राम होता है वो एक ऐसा रास्ता होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिससे हम क्या करते हैं कि मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? आउटकम्स, क्या आउटपुट आ रहा है उससे, आउटकम्स क्या है, और एनी एसोसिएटेड इम्पैक्ट, मतलब कि इससे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, कुछ अलग इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। दैट अ प्रोजेक्ट में हैव कंपेरिजन टू द इंटेंडेड गोल फॉर सच प्रोग्राम। मतलब कि इससे हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं कि हमारा जो इंटेंडेड गोल है वहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीक़ा से हम करते हैं। जैसे कि कोविड का टाइम था, उस समय हमको था कि हमको कैसे हम उसको रिकवरी कर पाए, जो कोविड से है वो हमारा जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाए, तो कैसे करेंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना है ज़रूरी है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करते थे कि इसको अवेयर कर पाते थे कि ये बहुत ही ख़तरनाक है, जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे से फैल रहा है, तो इसके लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग करना ज़रूरी है। तो इस तरीक़ा से हमको किस तरीक़ा से हमको जब हमको कोविड बढ़ रहा है तो हम उस तरीक़ा से हम लॉकडाउन करते चले गए, एक के बाद दूसरा लॉकडाउन होते चला गया, क्योंकि हमको यहाँ पे ब्रेक करना था कि हम एक दूसरे से जो फैल रहा है वहाँ पे उसको हमको रोकना, तोड़ना था। तो उसको हम लोग किए, और गवर्नमेंट भी बहुत सारा चीज़ किए। तो ये हम ये तो हमारे सामने की चीज़ है, जिससे हमको पता चला कि जैसे ये इवेल्युएशन प्रोग्राम होते रहते हैं। तो रीजन बिहाइंड डेवलपिंग फ्रेमवर्क, मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है जो कि हम करते हैं। तो ये इसका रीज़न ये है कि हम अगर किसी एक परिवार में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको हमको क्योर करने के लिए तो हम अपने नज़र के सामने में रहता है तो हम उसको क्योर कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई पब्लिक में अगर प्रॉब्लम हो जाती है, पब्लिक को कोई अगर प्रॉब्लम हो गई, जैसे कोविड के टाइम में हो गया था, तो उसको हमको पता करने के लिए, उसको हमको इवेल्युएट करने के लिए हमको एक इफ़ेक्टिव प्रोग्राम बनाना पड़ता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि
हम इवेलुएट करते हैं। और उसके उसका उसका क्या होता है कि अलग अलग स्टेप्स होता है जिससे थ्रू हम प्रोग्राम इवेलुएशन करते हैं। तो सब उसके जो इसेंशियल एलिमेंट्स होता है उसके लिए जो प्रोग्राम इवेलुएशन है उसका जो इसेंशियल एलिमेंट्स होता है, जो कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होता है उसको हम समराइज करते हैं छोटे वे में, उसको करते हैं जिससे थ्रू हम इसको इवेलुएट कर पाएँ, जिससे हम इम्प्रूव कर सकें। आगे आता है कि डेवलपिंग मॉनिटरिंग एंड सिस्टमिक इवेलुएशन प्रोटोकॉल्स फॉर एनी इंटरवेंशन। मतलब कि जो हम डेवलपिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग एंड सिस्टमिक इवेलुएशन प्रोटोकॉल फॉर एनी इंटरवेंशन, मतलब कि एक सिस्टमिक इवेलुएशन प्रोटोकॉल बनाते हैं उसमें हस्तक्षेप करने के लिए, है कि नहीं। एड्रेसिंग मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द पर्पस फॉर मेथड ऑफ प्रोग्राम इवेलुएशन। तो इससे संबंधित जो भी मिसकंसेप्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं रिगार्डिंग द पर्पस एंड मेथड ऑफ प्रोग्राम इवेलुएशन। जो भी प्रोग्राम इवेलुएशन कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग जो भी मिसकंसेप्शन होता है उसको हम एड्रेस करते हैं। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ इवेलुएशन। तो टाइप्स ऑफ इवेलुएशन में आता है प्लॉसिबिलिटी इवेलुएशन। तो प्लॉसिबिलिटी इवेलुएशन होता है, इसको कंडक्ट करते हैं टू वेरीफाई द प्रोग्राम हैज़ रीच टू गोल एंड ऑब्जेक्टिव। कि इसको हम इसलिए करते हैं कि हम वेरीफाई करते हैं कि जो भी हम प्रोग्राम जो हम कंडक्ट कराए हैं उसके थ्रू हम गोल और ऑब्जेक्टिव तक हम रीच कर पाए हैं कि नहीं। इसके लिए हम प्लॉसिबिलिटी इवेलुएशन करते हैं। प्रोबेबिलिटी इवेलुएशन होता है कि प्रोबेबिलिटी इवेलुएशन यूटिलाइज पर्पसलेस कंट्रोल ट्रायल होता है। ये पर्पसलेस कंट्रोल ट्रायल होता है और ये इसमें अलग अलग टाइप्स के इवेलुएशन होते हैं, इवेलुएशन करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इससे हम क्या करते हैं कि मोर एग्जैक्टली हम उसको कॉज इफेक्ट एंड सप्लाई, जो भी कॉज है, इफेक्ट है और सप्लाई जो है बेस्ट इंडिकेटर, इसके इंटरवेंशन के थ्रू हम इसका यूजफुल करते हैं। आगे आते हैं एडिक्वेट इवेलुएशन। एडिक्वेट इवेलुएशन होता है इट इज़ कंडक्टेड टू वेरीफाई वेदर द प्रोग्रामेटिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन मेट। मतलब कि ये एडिक्वेसी इवेलुएशन वो होता है कि इसके थ्रू हम इसको कंडक्ट करा के हम क्या करते हैं कि वेरीफाई करते हैं कि जो भी हम प्रोग्रामेटिक जो हमारा था उसका जो गोल था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो हम मेट वहाँ तक पहुँच पाए हैं कि नहीं। और क्या है कि सिंपली अब हमको कोई भी कंट्रोल करने की, कोई भी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। इसके थ्रू हम ये करते हैं कि जो भी हम प्रोग्रामेटिक गोल हमारा था, ऑब्जेक्टिव था, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। और जिसके थ्रू हमको अब क्या है कि अब हमको कोई भी ग्रुप्स का हमको रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। तो हमको यहाँ तक इससे हमको ये पता चलता है एडिक्वेसी इवेलुएशन। तो ये सब था इसका अपना एक पूरा। तो इसमें हम क्या क्या स्टडी किए हैं, हेल्थ डेफिनेशन कंसेप्ट एंड इवेलुएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, सोशल कॉज ऑफ डिजीज एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ द स्टिक। ये हम देखेंगे अगला वीडियो में। चलिए, हृदय गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।